गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और जिन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़े ही पढ़े। उसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, या फिर आपको भी नीचे दिखेंगे ये वाले सारे टॉपिक्स। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपने खुद करने हैं। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, उनके परिवार में भी सब ठीक होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 11th क्लास की, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वो सबसे पहले दिख जाए, है ना। तो आज स्टडी करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स बेसिकली क्या बताती है? कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी, anything which can be measured, anything which can be measured is said to be a physical quantity। आप कोई वर्क डन करते हो उसको आप मेजर कर सकते हो, कोई फोर्स लगाते हो उसको आप मेजर कर सकते हो, कोई मास होता है उसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स, वर्क डन, मास, लेंथ, टाइम, किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट है तो वो अपने आप में क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिखने नहीं वाला हूं, आप अपने आप लिख लीजिएगा बाद में जब आप नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई दो तरह की। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको पी डॉट क्यू नाम दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहां पर क्या है? वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करें, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे, तो ये 7 तरह की होती हैं, ये फिक्स्ड है। 7, दे आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ये नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। तो ये कहां से डिराइव होती है? ये डिराइव होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखें, फंडामेंटल फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं। बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? ये 7 हैं, दे आर नंबर ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटीज। पहली मास, ठीक। दूसरी टाइम, ठीक है। तीसरी लेंथ, ठीक है। चौथी करंट। ये सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। और बेसिकली जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो ये तीन है, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, पांचवी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठी टेम्परेचर। और सातवीं क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अभी तक क्या था? 9th 10th तक आप आए, जब आपने फिजिक्स में इन किसी भी क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करा तो आप इनके यूनिट्स को साथ में जरूर लिखते थे। सपोज अगर मास को आप मेजर करते हो समथिंग किसी भी चीज में, तो उसका यूनिट आता था केजी, ग्राम, है ना, पाउंड्स, जो भी था। ठीक है, तो बेसिकली अपने लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर करेंगे तो इनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपना अलग एक टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ी देर में इसके बारे में भी स्टडी करेंगे।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में समझ ले पहले तो, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7 होती है। बट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है। जैसे मैं एक नाम देता हूं आपको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए जरा, क्या होता है, याद है? अरे 9th में स्टडी करा था भाई। क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद आ गया ना? मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ। यस और नो? नीचे आया टाइम, तो टाइम भी है आपके पास। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हुई? आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। क्लियर होगी बात? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वांटिटी की, वो है फोर्स, ठीक। तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मास आ गया m, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर, लेंथ, सेकंड, टाइम। तो एम एल टी तीनों आ गए यहाँ पर, मास भी आ गए, लेंथ भी आ गया और टाइम भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्स डिपेंड करता है किनके ऊपर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हुआ? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज आप स्टडी कर रहे हो, इन सब के यूनिट्स होंगे। अब यूनिट्स को कैटेगराइज करना है। तो यूनिट्स को कैटेगराइज करने के लिए हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि किन किन पर्टिकुलर यूनिट्स में आप इनको स्टडी कर सकते हो। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, S स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। याद रहे ये चीजें, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपकी होती है चार तरह, सॉरी 3 तरह की, चौथी SI यूनिट होती है। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला आ गया CGS, दूसरा आ गया FPS। रेयरली यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, जो इंग्लिश में ना वो यूज करते हैं, अपने लोग बहुत रेयरली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो F स्टैंड्स फॉर फुट, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पाउंड। अपने लोग जो हाइट को मेजर करते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर्स में बोलते हैं, यहाँ मीटर्स में बोलते हैं। बट जो गोरे लोग होते हैं वो फुट्स में पढ़ते हैं इसको। वो वेट मेजर करते हैं पाउंड्स में, अपने लोग केजी ग्राम्स में, ठीक है। तो S सेकंड्स, ये आप लोगों ने जनरली नोटिस भी करा होगा ना। फिर थर्ड आता है FPS के बाद MKS। तो बेसिकली इंडियंस कौन कौन से यूज करते हैं ज्यादातर? यहाँ CGS यूज करेंगे, यहाँ MKS यूज करेंगे, ठीक है। तो M स्टैंड्स फॉर मीटर्स, K stands for kilograms, that is kgs, ठीक है, एंड S stands for seconds, ठीक है। ये आपके 3 हो गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि आपको स्टडी करने हैं। एक है CGS, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर आपका मास है तो मास का यूनिट अगर आपको लिखना है CGS सिस्टम्स में, तो CGS सिस्टम्स में मास को रिप्रेजेंट करना होगा किसमें? ग्राम्स। कोई कहता है कि व्हाट इज अ CGS यूनिट ऑफ मास, तो CGS यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? तो CGS में G क्या होता है? ग्राम्स। ग्राम्स किसका यूनिट हुआ? मास का यूनिट हुआ। सिमिलरली टाइम, टाइम किसमें? सेकंड्स में। तो टाइम सबसे आसान है भाई, टाइम सब में क्या है? सेकंड्स में। सबसे आसान तरीका याद करने का, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ का CGS यूनिट क्या होता है? तो लेंथ का CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर्स। FPS यूनिट क्या है? फुट। MKS यूनिट क्या है? मीटर्स। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी का CGS यूनिट क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का CGS यूनिट देखिए, डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, तो CGS सिस्टम्स में लेंथ क्या है? सेंटीमीटर्स। तो ऊपर आ गया सेंटीमीटर्स, नीचे टाइम, टाइम क्या है? सेकंड्स। तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर्स पर सेकंड। बड़ा आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे सुनना, समझ में आएंगे चीजें, पर ध्यान से सुनना, कहीं ध्यान और मत ले जाना अपना उस समय जब मैं पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, तो आसान है फिजिक्स, कोई टफ नहीं है अभी तक। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको टफ नहीं लगा होगा, बहुत आसान है। तीन चीजों के बारे में आप लोगों ने स्टडी करा है। पहली फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स बेसिकली जो उसको आपने कैटेगराइज करा है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर ही। ठीक है, उसके बाद इनके यूनिट्स के बारे में स्टडी करा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह की होती है, बेसिकली तीन। कौन कौन से, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। इसके बाद आता है इन सब का मिक्सचर बेसिकली, जिसको अपने लोग कहते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आप लोग जनरली यूज करते हो, जनरली यूज करते हो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को बताते हो। जैसे लेंथ को बताओगे तो वो मीटर्स में बताते हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर मीटर्स तो एमकेएस में है, तो बिल्कुल सही है। एसआई इज ऑटोमेटिकली कोरेस्पोंडेंस टू, यू कैन से, एमकेएस। जो भी आपका एसआई यूनिट होगा वो एमकेएस के साथ ही मिलजुल के होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो ये इसके जितने भी यूनिट्स हैं वो किसके साथ होते हैं, बेसिकली एमकेएस के कंपैरिजन में ही होते हैं। तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके तीन है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो इन सबको हट के चौथा कौन सा आता है आपका, एसआई यूनिट, जिसमें आप सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशनल फॉर्मूलेज। तो वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में अपने लोगों ने स्टडी करा थोड़ी देर पहले, है ना। अब कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हो। तो दो तरह के आपके एंगल्स हो सकते हैं, एक प्लेन एंगल और एक आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल तो समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया है ना। दो पर्टिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच में बनने वाले एंगल को प्लेन एंगल कह सकते हैं। तो इस एंगल को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। ठीक, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ ना, सपोज अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो इन दोनों के, इन सर्कल के बीच में कहीं पर भी मैं ये दो लाइनें अगर ड्रॉ करता हूँ तो सेंटर पर एक एंगल बनेगा, थीटा नाम का बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा। ठीक है, अब कंप्लीट सर्कल को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि वो एक उसका जो एंगल है वो है 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो वो 360 डिग्री किसके बराबर लिया जाता है, वो लिया जाता है आपका 2 पाई रेडियंस के बराबर। किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक, डिग्रीज में अभी तक आप लोगों ने स्टडी करा था 10th क्लास में, है ना। अब वही पर्टिकुलर डिग्री वाला जो यूनिट है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेडियंस में। पाई को अभी तक आप लोगों ने स्टडी करा होगा 22/7। पाई की वैल्यू आप लोगों ने अभी तक जो स्टडी करी होगी 22/7 स्टडी करी होगी। बट अगर आपको वो पुट करना है डिग्रीज में, पाई की वैल्यू को कभी कभी डिग्रीज में पुट करना होता है, तो आप खुद देखिए पाई की वैल्यू अगर डिग्रीज में पुट करनी होगी तो वो पाई किसके बराबर होगा। तो 2 पाई की अगर वैल्यू 360 डिग्रीज है तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो पाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दैट इज पाई रेडियंस। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 180 के बराबर भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है पाई की वैल्यू को कब 22/7 पुट करना है और कब 180 डिग्री पुट करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको मैं अभी समझा देता हूं कि पाई को 22/7 कब पुट करना है और पाई को 180 कब पुट करना है। तो सिंपल से एक बात सुनिएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े होंगे ना, साइन, कॉस, ठीक है, कॉसेक, ये सब पढ़े होंगे। ठीक, इनके साथ जब भी एक एंगल लगा होगा समथिंग 30 डिग्री लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो साइन 30 की वैल्यू आपने डायरेक्टली पुट कर दी। बट अगर साइन के साथ पुट हो गया पाई/3, साइन के साथ पुट कर दिया आपने पाई/3, तो यहां ध्यान रखिएगा पाई की वैल्यू को 22/7 मत पुट कर देना। यहां पर एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पाई की वैल्यू उस समय क्या होगी, 180 डिग्री। तो 180/3 बिकम 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू को 180 का पुट करना जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने यूज करे हुए हैं, और जब सिंपल एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पर अगर पाई समथिंग आ जाता है तो वहां पर पाई आपका नॉर्मल 22/7 ही पुट होगा। तो सॉलिड एंगल्स, सॉरी आपके प्लेन एंगल्स के केस में पाई को 180 पुट करा जा सकता है। ठीक है, अब उसी समय अगर आप ध्यान से देखें यहीं पर कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। दिस विल बी 53 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो एक रेडियन को अगर आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई।
ठीक है। प्लेन एंगल की बात करेंगे तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट वो क्या होता है, रेडियन होता है। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल कब बनेगा, तो अभी तक मैंने एक सर्कल लिया था, अब इस सर्कल को स्फीयर कंसिडर करिए। क्या कंसिडर करिए, स्फीयर। ठीक है, जब आप एक स्फीयर कंसिडर करेंगे और सेंटर से देखेंगे तो स्फीयर पे एक बनेगा एक कोन, क्या बनेगा, कोन बनेगा, दो लाइनों की वजह से। ठीक है, अब कोन जो बन रहा है तो वो पर्टिकुलर उसका जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट है वो कहां टच कर रहा होगा, दिस विल बी टचिंग व्हाट, द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। तो सरफेस ऑफ स्फीयर जब वो टच कर रहा होगा तो इसको नाम दे दिया आपने एक समथिंग सरफेस एरिया ds। क्या नाम दे दिया, ds। ठीक है, अब ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर आपने मेजर करना है तो इस एंगल को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, स्टीरेडियन। क्या यूनिट है, स्टीरेडियन। तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है डी ओम। ठीक, और इसका जो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, सिंपल। और जो भी यूनिट आएगा वो क्या आएगा, स्टीरेडियन आएगा। क्लियर है, बहुत आसान सा टॉपिक है, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका एरिया था जो भी डी एस डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ओम, और यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होपफुली आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टीरेडियन। ठीक, फिर होते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए तो कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आपके तीन यूनिट्स लिए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है लाइट ईयर, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और तीसरा होता है पार्सेक। ठीक है, तो लाइट ईयर, अब इसके नाम से ऐसा लग रहा होगा यार ये कैसे डिस्टेंस को मेजर कर लेगा, ये तो किसी एक टाइम का यूनिट लग रहा है ना। लाइट ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो वन लाइट ईयर विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी किसकी, लाइट की, कितना टाइम ट्रेवल करा, 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर विल गिव यू व्हाट, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी हो गई, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। तो बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन होल ईयर। फिर आता है दूसरा यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एक लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। तो कहा जाता है कि इट इज बेसिकली एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करा जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। क्लियर है। फिर तीसरी चीज आती है पार्सेक। अब जो पार्सेक है ये आपका तीसरा एक ऐसा प्रैक्टिकल यूनिट है जो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता है, और उसकी सीधी वैल्यू कितनी है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। मैं ये वैल्यूज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में अब एमसीक्यूज भी आ गए। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ऑप्शंस दे दिए उनमें से ये वाला सही होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, तो उनमें से ये वाला सही होगा। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज की वजह से आपको याद रखने हैं। कंपिटिटर वाले जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको तो बेसिकली ये सब कुछ ही पढ़ना है। फिर लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के बाद स्मॉल डिस्टेंसेस की बारी आती है। तो स्मॉल डिस्टेंसेस में क्या क्या है, फर्मी हो गया, नैनो हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, डेका हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, मैंने कुछ ही लिखे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो ज्यादातर जिनका यूज होता है, जैसे फर्मी 10⁻⁻15। तो अगर ये फर्मी मीटर होता तो फर्मी मीटर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर्स, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, तो ये कुछ आपके और यूनिट्स है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को छोड़ के जो आपको याद रखने हैं। होपफुली उम्मीद करता हूँ आप इनको भी अच्छे से करेंगे, और अगर अच्छे से कर रहे हो और अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्यों अकेले फायदा उठा रहे हो भाई इस चीज का, चैनल को प्लीज शेयर करो ना यार, बाकी भी देख ले, है ना, उनका भी भला हो जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही करना, ताकि बाकियों का भला हो। आपका बेड़ा गर्क हो रहा है तो बाकियों का बेड़ा गर्क नहीं करना है। ठीक है भाई, थैंक यू।